51 साल पहले 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा युद्ध शुरू हुआ जो 13 दिन चला। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध खत्म हुआ और धरती पर बांग्लादेश नाम के एक नए देश का जन्म हुआ। 1971 की ऐतिहासिक जीत में जिस यूनिट ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी वो थी 4 कोर। ये वही 4 कोर है जिसका जन्म 1962 को रातों रात हुआ था। 3 अक्टूबर 1962 को रात के 9 बजे क्वार्टर पास हुआ जिससे 4 कोर का जन्म हुआ और 4 कोर के पहले कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल को पंडित नेहरू ने खुद चुना था चाइनीज को बाहर फेंकने के लिए। खैर, उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट हुआ जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, करीब 3-3.5 साल पहले 1959 के आसपास से। तब से एक श्रृंखलाबद्ध हमने गलत फैसले लिए और अंतिम फैसला ये था और उसके बाद का इतिहास हम सब जानते हैं। एकदम कम शब्दों में कहें तो 4 कोर का जन्म 1962 की हार के कलंक के साथ हुआ। पर 9 साल बाद 4 कोर ने एकदम यू टर्न लिया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हुए इस दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश को खड़ा कर दिया। इस सारी कहानी के पीछे एक शख्स है जिसने 4 कोर को इतना एनर्जेटिकली, इतने आउटस्टैंडिंगली लीड किया कि हम बांग्लादेश की जीत देख पाए। उस शख्स का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। सगत सिंह मॉडर्न डे इंडियन आर्मी के सबसे बेहतरीन बैटलफील्ड कमांडर है। सगत की गिनती दुनिया के बेहतरीन जनरल्स में हो सकती है। बीट रोमेल, गुडेरियन, पैटर्न, हरि सिंह नलवा, बाजीराव पेशवा। सगत उस खास ब्रीड में से हैं जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। 14 जुलाई 1919 को बीकानेर के एक गांव में सगत सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता बीकानेर स्टेट फोर्सेस में फेमस कैमल कोर में सेवारत थे, जिन्होंने इराक में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। सगत ने अपनी स्कूलिंग, अपनी बेसिक एजुकेशन वहीं से पूरी की और डुंगर कॉलेज में एडमिशन लिया, पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की। उनके अंदर का राजपूत खून उबाल मार रहा था और अपने पिता के रास्तों पे चलते हुए उन्होंने बीकानेर स्टेट फोर्सेस ज्वाइन की और 1941 में वो IMA से पास आउट हुए एज अ इंडियन स्टेट फोर्सेस कैडेट। उस समय जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारतीयों को ऑफिसर्स बनने का मौका दिया जा रहा था, तब ये कंडीशन थी कि कोई भी भारतीय जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून या सैंडहर्स्ट में रॉयल मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होगा, वो पहला 1 साल किसी ब्रिटिश यूनिट के साथ ही बिताएगा। उसके बाद वो एक ऐसी यूनिट में जाएगा जो डेजिग्नेटेड है इंडियनाइजेशन के लिए, यानी कि उसमें भारतीयों को ही ऑफिसर्स नियुक्त किया जाता। अब सगत ने 1941 में जब IMA से पास आउट हुए तो वो सबसे पहले साउथ वेस्ट बॉर्डर्स यूनिट में उन्होंने 1 साल बिताया। उसके बाद वो वापस बीकानेर स्टेट फोर्सेस में चले गए। बीकानेर स्टेट फोर्सेस के साथ ही वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इराक में, सीरिया में, पैलेस्टाइन में उन्होंने काफी समय बिताया। 43 में जब सगत अपने डिवीजन के साथ मिडिल ईस्ट में ही थे, तब उन्होंने स्टाफ कॉलेज हाइफा में जूनियर स्टाफ कोर्स अटेंड किया। कोर्स करीब 7 महीने का था, जो कि छोटा सा कोर्स था। उसके बाद 1945 में फिर से उन्होंने प्रेस्टिजियस स्टाफ कॉलेज क्वेटा में एक कोर्स किया। ये स्टाफ कॉलेज के कोर्सेज आसान नहीं होते हैं, इसके लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। सगत मेड इट टू बोथ द कोर्सेज। 1947 में भारत आजाद होता है और सगत इंडियन आर्मी में एनरोल करने के लिए अप्लाई करते हैं। 15 जनवरी 1949 को उनकी एप्लीकेशन को मंजूरी मिलती है और वो अपनी पूरी सीनियरिटी के साथ इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। यहाँ एक बात गौरतलब है, क्योंकि जितने भी ऑफिसर स्टेट फोर्सेस से रेगुलर इंडियन आर्मी में आए थे आजादी के पास, उनकी सीनियरिटी में थोड़ा सा फर्क आया था। बट सगत उन ऑफिसर्स में थे, कुछ एक ऑफिसर्स में थे जिनकी सीनियरिटी को बिल्कुल भी कम नहीं किया गया। ही वॉज रिटेन्ड विद फुल सीनियरिटी एंड वॉज असाइंड टू 3rd गोरखा राइफल्स। 3rd गोरखा राइफल्स के साथ वो कंटिन्यूसली रहे टिल 1955, जब उन्होंने 2nd बटालियन 3rd गोरखा राइफल्स की कमांड संभाली एज लेफ्टिनेंट कर्नल। 1961 में वो ब्रिगेडियर बने और उनको 50th पैरा ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया। ये अनयूजुअल था क्योंकि सगत वॉज नॉट अ पैरा, ही वॉज फ्रॉम गोरखास। उन्होंने कभी पैराशूट से जंप भी नहीं किया था। पर सगत क्योंकि एकदम अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स मिलिट्री ऑफिसर थे,
शायद इसीलिए उनके सिलेक्शन पैरा ब्रिगेड के लिए की गई, जो कि फेमस ही इस काम के लिए है। पैरा रेजिमेंट्स आर टोटली अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, दे गो फॉर आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। अब सगत को पैरा ब्रिगेड कमांडर बनने के लिए सबसे पहले अपने विंग्स अर्न करने थे। आपने पैराशूट रेजिमेंट के जितने भी सोल्जर्स या ऑफिसर्स देखे होंगे, उनके यहाँ पर एक पैरा बैज लगा होता है ना। वो पैरा बैज बहुत जरूरी है, उसके बिना ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ पैरा रेजिमेंट, फॉरगेट अबाउट पैरा ब्रिगेड। एज ऑफ 42 सगत completed all the jumps to earn his para wing in record time। कभी कभी तो वो दिन में 2 जंप्स करते थे, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना पैरा विंग हासिल कर सके। सगत के ब्रिगेड कमांडर बनते ही एक टेस्टिंग टाइम भी आ गया। 1961 में भारत सरकार ने फैसला किया कि गोवा में से पोर्चुगीज को हटा के गोवा का भारत में विलय किया जाए। उसके लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय में 2 तरफ से हमला किया जाना था गोवा की राजधानी पंजिम पर। पूर्व से 17th इन्फेंट्री डिवीजन, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल कैंडिथ के अंडर थी, वो आगे बढ़ती। उन्हीं के पास ये टास्क था कि उन्हें पंजिम पे कब्जा करना था। नॉर्थ की तरफ से, उत्तर की तरफ से 50 पैरा ब्रिगेड को डाइवर्जनरी अटैक करना था। उनका पर्पस सिर्फ ये था कि वो पैरा ट्रूपर्स को एयर ड्रॉप करें उन इंपॉर्टेंट ब्रिजेस पर और पोर्चुगीज सोल्जर्स की मूवमेंट को रोक दें। इसके अलावा उनका और कोई बड़ा रोल नहीं था। पंजिम पर कब्जा करना 17th इन्फेंट्री डिवीजन का ही काम था। 17th इन्फेंट्री डिवीजन को इसके लिए पूरा साजो सामान दिया गया था। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट भी दिए गए थे, ताकि छोटे मोटे नदी नाले जो बीच में क्रॉस करने हो वो जल्दी कर पाए और उन्हें जल्दी से आगे बढ़कर पंजिम पर कब्जा करना। पर सगत को यह मंजूर नहीं था। सगत ने अपने लिए, अपने टास्क्स के लिए जो टाइमलाइन दिए वो थोड़े से अनबिलीवेबल लगे। इसीलिए डी डे से 3 दिन पहले, 18 दिसंबर वाज द डे ऑफ अटैक, उससे 3 दिन पहले 50 पैरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ जनरल थापर, सदर्न आर्मी कमांडर जनरल JN चौधरी और एडजुटेंट कमांडर PP कुमार मंगलम सगत से मिले। आर्मी चीफ को सगत की दी हुई टाइमलाइंस पर थोड़ा सा शक था, तो सगत ने लिख के अपनी टाइमलाइन आर्मी चीफ को दी। अब जनरल चौधरी, जो कि सदर्न आर्मी कमांडर थे, उनको फिर भी विश्वास नहीं था, तो उन्होंने शर्त लगाई 500 रुपए की कि सगत अपनी टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। खैर उनको पता नहीं था कि 4 दिन बाद वो 500 रुपए हार जाएंगे। सगत ने बिल्कुल उनको गलत साबित किया, और ना सिर्फ उनको गलत साबित किया बल्कि और किसी भी ऐसे शख्स को जो उम्मीद कर रहा था कि सगत सिर्फ अपने लिमिटेड गोल के साथ खुश रहेंगे, उन सबको गलत साबित किया। जब 18 दिसंबर को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ तो 17th इन्फेंट्री डिवीजन की प्रगति इतनी धीरे थी, और जबकि सगत अपनी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सगत की प्रोग्रेस इतनी फास्ट थी कि जनरल चौधरी को जो मेन मिशन था पंजिम पे कब्जा करने का, वो 17th इन्फेंट्री डिवीजन से हटा के 50th पैरा ब्रिगेड के पाले में डालना पड़ा। 24 घंटे के अंदर सगत ने ना सिर्फ उन ब्रिजेस पे कब्जा किया बल्कि पंजिम पर भी कब्जा कर लिया। 17th इन्फेंट्री ब्रिगेड पंजिम से भी किलोमीटर दूर थी। सगत वो शख्स थे जो खुद को दिए हुए छोटे से गोल से कभी खुश नहीं होते थे। He would always go for an aim plus। और ये पहला मौका नहीं था जब उन्होंने करके दिखाया। 1967 में फिर से उन्होंने ये किया। पोर्चुगीज गवर्नमेंट इससे बहुत नाराज थी। इसका पता सगत सिंह को 1962 में लगा। 1962 में सगत सिंह आगरा के एक होटल में थे। होटल का नाम था चार्ल्स शिराज। वहां पर उनको कुछ टूरिस्ट बार बार देख रहे थे और वो कुछ ऐसे आपस में बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि वो सगत को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। उनमें से एक टूरिस्ट फाइनली उठ के आया और सगत सिंह से पूछने लगा कि क्या आप भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं? सगत ने कहा हाँ। उन्होंने कहा आपने गोवा की किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया? सगत ने कहा हाँ। तो सगत थोड़े से हैरान थे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो उस टूरिस्ट ने बताया कि वो लिस्बन से आए हैं, लिस्बन पोर्चुगल से आए हैं, और उन्होंने लिस्बन के ऑलमोस्ट सारे जगह पर बार्स में, होटल्स में सगत के नाम के पोस्टर देखे हैं जिसपे 10,000 रुपए का अवार्ड पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने लगा रखा था।
उन पोस्टर्स के हिसाब से जो भी इंसान सगत सिंह को पोर्चुगीज गवर्नमेंट के हवाले करता उसे पोर्चुगीज गवर्नमेंट $10,000 देती। दैट वाज सगत सिंह। 1967 में नाथुला इंसिडेंट हुआ जिसमें सगत ने एक बार फिर खुद को साबित किया। अगर सगत ना होते तो शायद वो नाथुला इंसिडेंट होता ही ना, शायद वो मामला ऐसे ही प्रोटेस्ट काउंटर प्रोटेस्ट करके रफा दफा हो जाता। अब उसकी भूमिका 1965 की जंग पर है। 1965 में भारत और पाकिस्तान दूसरी जंग लड़ रहे थे तो चाइना ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए और भारत पे थोड़ा सा दबाव डालने के लिए भारत को सिक्किम के इलाके से जेलेपला और नाथुला विकेट करने को, खाली करने को कहा। अब हायर कमांड ने जेलेपला और नाथुला के जो डिवीजन कमांड कर रही थी, जेलेपला में थी 27वीं इन्फेंट्री डिवीजन और नाथुला पे थी 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन। 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड कर रहे थे मेजर जनरल सगत सिंह। नाम जब हायर कमांड ने कहा कि बॉर्डर आउटपोस्ट खाली कर दो तो 27वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने जेलेपला पर बॉर्डर पोस्ट आउटपोस्ट खाली कर दिए, पर सगत ने मना कर दिया। सगत ने बॉर्डर आउटपोस्ट खाली नहीं किए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सगत को पता था कि वो उस हाइट पर है जहां पर हम पाक चाइना की तरफ का जो इलाका है वो मीलों तक देख सकते हैं। सो सगत वॉज नॉट रेडी टू विकेट एनी बॉर्डर आउटपोस्ट, ही डिडंट। इसी बात का फायदा 2 साल बाद हुआ। 2 साल बाद 1967 को सगत ने फैसला किया कि वो भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री है वहां पर वो फेंसिंग करवा देंगे। उन्होंने जग्गी अरोड़ा जो कोर कमांडर थे उनकी इजाजत ली और वो फेंसिंग के काम को आगे बढ़ाया। उस वक्त सेकेंड ग्रेनेडियर वॉज अबाउट टू टेक पोजिशन इन नाथुला। तो जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल राय, वो नाथुला की तरफ जा रहे थे जब सगत उनको मिले। सगत ने उनको बताया कि उनकी रेजिमेंट से, उनकी बटालियन से एक्सपेक्टेड है कि वो फेंसिंग का काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरे करें। अब इस फेंसिंग ने ही 1967 के उस नाथुला इंसिडेंट को जन्म दिया। काम शुरू हुआ अगस्त 1967 में। 27 अगस्त को फेंसिंग के काम को रोकने के लिए कोई 75 सोल्जर, चाइनीज सोल्जर आए। उनका एक पॉलिटिकल कॉमिसार था जो रेड बुक, लाल किताब हाथ में पकड़े हुए था। वो एकदम फेंसिंग के तक आए और उन्होंने 1 घंटा लाल किताब में से कुछ पढ़ा। जब जब पॉलिटिकल कॉमिसार उस लाल किताब में से कुछ पढ़ रहे थे, कुछ हिस्से उनके पीछे खड़े 74 सोल्जर दोहराते थे चाइनीज में। हमारे सोल्जर्स को कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहे थे। 1 घंटा ऐसा करने के बाद चाइनीज वापस चले गए। कुछ दिन बाद 1 सितंबर को जग्गी अरोड़ा और जनरल सगत सिंह ने दोनों ने नाथुला पोस्ट को विजिट किया। अब उस वक्त थोड़ी सी फॉग थी, विजिबिलिटी इतनी थी नहीं और इन दोनों को पता ही नहीं चला कब वो चाइनीज वाले इलाके में चले गए। कुछ ही कदम गए थे कि उधर से पॉलिटिकल कॉमिसार चिल्लाते हुए चाइनीज में कुछ आए। इन दोनों को अंदाजा हो गया कि प्रोबेबली दे हैव स्टेप्ड इनटू चाइनीज टेरिटरी, तो ये वापस आ गए। अब वो कॉमिसार वहां पर कुछ चिल्लाता रहा। फिर इतने में एक चाइनीज सोल्जर आया और उसने जो जग्गी अरोड़ा और सगत सिंह इन दोनों के फुटप्रिंट्स की फोटो खींची और चला गया। तो दोनों थोड़े से हैरान थे, बट ओके, यही चाइनीज का काम करने का यही तरीका है। 7 सितंबर को 100 चाइनीज सोल्जर फेंसिंग का विरोध करने आए। अब उसी दौरान चाइनीज सोल्जर्स और सेकेंड ग्रेनेडियर के जाटों के बीच में हाथापाई हो गई। जाटों की मार से चाइनीज पीछे हट गए और पीछे जाके वो पत्थर फेंकने लग गए, पर उन्होंने फेंसिंग का विरोध बंद नहीं किया। 9 सितंबर को चाइनीज ने एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने विरोध करते करते, फेंसिंग का विरोध करते करते लेफ्टिनेंट कर्नल राय जो कि सेकेंड ग्रेनेडियर के कमांडिंग ऑफिसर थे उन पर ही हाथ डाला। उन्होंने कहीं कर्नल राय का कॉलर पकड़ने की कोशिश की और सेकेंड ग्रेनेडियर के जाटों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उस चाइनीज सोल्जर्स को इतना मारा कि चाइनीज सोल्जर्स ने घबरा कर, डर कर अपनी रिवॉल्वर निकालकर एक हवाई फायर किया। ये पहला फायर था जो 1962 की जंग के बाद हुआ चाइना के फ्रंट पर। खैर, बाद में थोड़ी माफी वगैरह मांगी गई और 2 दिन के लिए सब शांत रहा। 11 सितंबर को सुबह 5:15 बजे चाइनीज ने अपनी डिफेंसिव पोजीशन फिर से ली। उनके कुछ सोल्जर आए जो फेंसिंग का विरोध करते रहे। 7:45 को एक सीटी बजी और जितने भी चाइनीज सोल्जर थे वो भाग भाग के कहीं ओट लेने लग गए और कुछ ही सेकंड बाद
चाइना की तरफ से भयंकर गोलाबारी शुरू हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल राय, जो कि हर वक्त फेंसिंग साइट पर रहते थे, वो हमेशा अपने सोल्जर्स के साथ रहते थे जो फेंस लगा रहे होते थे। वो कभी भी अपने बंकर में नहीं रहे उस दौरान। कर्नल राय वहीं पर थे और 3 गोलियां उनको लगी और हमारा काफी नुकसान हुआ। अब चाइनीज के इस अटैक को पुश बैक करने के लिए मेजर हरभजन 18th राजपूत के और कैप्टन PS डागर 2nd ग्रेनेडियर के, उन्होंने ब्रॉड डे लाइट में ओपन फील्ड में एक करेजियस काउंटर अटैक किया और दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। अब सगत ऐसे मिलिट्री लीडर थे जिन्होंने इस बात को पहले ही भांप लिया था, इसीलिए 9 सितंबर को ही उन्होंने आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन ऑफिसर को पहले ही सचेत कर दिया। सगत को पता था कि उन्हें आर्टिलरी का यूज करना पड़ेगा, पर आर्टिलरी यूज करने की ऑथराइजेशन सिर्फ आर्मी कमांडर के पास होती थी। आर्मी कमांडर थे सैम बहादुर और वो दिल्ली गए हुए थे, आउट ऑफ टच। अब सगत इस मूड में नहीं थे कि वो वेट करें कि कब आर्मी कमांडर से कांटेक्ट हो पाए, उनकी अप्रूवल ली जाए। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी और सगत ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आर्टिलरी ऑफिसर्स को बोला कि वो तोपखाने का इस्तेमाल शुरू करें। वी हैमर्ड द एंटायर वैली विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी एंड वी किल्ड ओवर 400 चाइनीज सोल्जर्स। ये फिगर चाइनीज का है, हमारा एक और का नहीं। 11 सितंबर 1967 को चाइनीज को समझ में आ गया कि ये वो इंडियन आर्मी नहीं है जिसको 5 साल पहले उन्होंने झेला था। ये एक नई इंडियन आर्मी है, और नई इंडियन आर्मी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसका जो कमांडिंग ऑफिसर था, जो फाइटिंग यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर, ही वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ BM कॉल, ही वॉज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जनरल सगत सिंह। और 1971 की जंग में इसी सगत सिंह ने 13 दिन में वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, subscribe to our channel and share this video to others. We bring the authentic military history without any jingoism, without any element of superficiality. और ये आज का वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए था कि वो क्या फोर्स थी जिसने 1971 में 13 दिन में वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये वीडियो सिर्फ सगत सिंह के कैरेक्टर को, उनके नेचुरल टैलेंट फॉर वॉर को दिखाने के लिए था। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 13 दिन में सगत सिंह ने क्या किया। प्लीज स्टे ट्यून्ड।